यानी मूवेबल बनाने के लिए हमें उसे पकड़कर धकेलना यानी पुश करना पड़ता है। लेकिन चुंबक यानी मैग्नेट किसी भी वस्तु को संपर्क डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना ही हिला सकता है। अदृश्य यानी इनविजिबल चुंबकीय बल जादू की तरह प्रत्यक्ष संपर्क के बिना काम करता है। लेकिन क्या आप इस रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस अदृश्य बल के बारे में जानते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद शीट लगाते हैं और उसके बीच में एक चुंबक रख देते हैं। अब इस चुंबक के चारों तरफ लौह चूर्ण आयरन पाउडर डालेंगे और फिर बोर्ड को थपथपाएंगे। लौह चूर्ण इसी प्रकार का पैटर्न बनाएगा। चूर्ण का अधिकांश भाग चुंबक के दो छोरों की तरफ आकर्षित होता है। चुंबक के मध्य भाग के पास बहुत कम चूर्ण एकत्रित होता है। हम देख सकते हैं कि चूर्ण से बनी रेखाओं का पैटर्न चुंबक के दोनों ध्रुवों से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ये रेखाएं दरअसल चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करती है। किसी चुंबक के आसपास का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अन्य बलों की भांति चुंबकीय बल का भी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन होती है और ये बल चुंबकीय क्षेत्र में व्याप्त प्रेजेंट अदृश्य बल रेखाओं की दिशा में कार्य करता है। अब यदि आप अदृश्य चुंबकीय बल को देखना चाहते हैं तो पहले चुंबकीय बल रेखाओं की कल्पना करनी होगी जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में विलीन मर्ज हो जाती है। अतः ये रेखाएं दरअसल एक बंद वक्र क्लोज्ड कर्व की भांति बनती है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति वहां व्याप्त चुंबकीय बल रेखाओं की निकटता यानी क्लोजनेस पर निर्भर करती है, या यह भी कह सकते हैं कि चुंबकीय रेखाओं के घनत्व या डेंसिटी पर निर्भर करती है। देखिए, ध्रुवों के पास ये रेखाएं एक दूसरे के काफी निकट होती हैं, अतः वहां चुंबकीय बल बहुत अधिक होता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यदि किसी बिंदु पर दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि चुंबकीय बल दो दिशाओं में कार्य करता है, जो कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। 19वीं शताब्दी के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने अकस्मात देखा कि जब एक धात्विक तार जिसमें विद्युत धारा थी को एक कंपास के पास रखा गया तो कंपास की सुई विक्षेपित हुई। इसका अर्थ है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो कि कंपास की सुई को विक्षेपित करती है। 1820 की इस अकस्मात खोज ने विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत की खोज की, जिसने विद्युत एवं चुंबकत्व के गुणों की सामंजस्य यानी लिंकिंग को बताया। अब किसी तार में बहने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कंपास की सुई को विक्षेपित कर सकती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हम इसे चुंबकीय रेखाओं के संदर्भ इन टर्म्स ऑफ में भी समझ सकते हैं, लेकिन इन रेखाओं की दिशा क्या होगी, क्योंकि यहां हम उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ज्ञात नहीं कर सकते। किसी विद्युत धारा चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सीधे विद्युत धारा चालक को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा करंट की दिशा की तरफ हो। ऐसी सिर्फ कल्पना कीजिए। तब चालक को आपकी उंगलियां जिस दिशा में घेरे होंगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब कल्पना कीजिए कि इस विद्युत वाही चालक यानी रॉड में विद्युत धारा दाएं से बाईं ओर बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हम रॉड को इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारा अंगूठा धारा की दिशा की ओर हो। अब यदि हम दाईं तरफ से देखें तो हमारी उंगलियां रॉड के लंबवत ताल में दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज में होंगी। बाईं तरफ से देखने पर उंगलियां वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में घूमी हुई प्रतीत होंगी। दरअसल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान ही रहेगी, सिर्फ देखने का नजरिया एंगल ऑफ व्यू बदल जाएगा और इसलिए क्षेत्र को देखने का नजरिया भी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी इकाई है
जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संदर्भ में चुंबक के बाहर की ओर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर माना जाता है। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर मानी जाती है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक बंद वक्र क्लोज्ड कर्व की भांति होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ चुंबकीय क्षेत्र में व्याप्त चुंबकीय बल रेखाओं की निकटता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जहां अधिक रेखाएं होती हैं, वहां क्षमता अधिक होती है, जैसा कि हमने चुंबकीय ध्रुवों के पास देखा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। हम पहले से ही जानते हैं, एक कंडक्टर जो किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और उसमें से करंट गुजर रहा है, तो वह एक बल महसूस करेगा। बल की दिशा करंट की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तब ऐसे में कंडक्टर पर लगने वाला बल उन दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं। असली तस्वीर, यह घटना एक करंट ले जाता कंडक्टर जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो एक बल महसूस करता है। इसे हम बिजली से चलने वाली मोटर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक मोटर कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले यह मोटर क्या है? बिजली से चलने वाली मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा में बदल देती है। और आपको पता है, यह बच्चों के खिलौनों से लेकर पानी के पंप, बिजली से चलने वाला पंखा, फ्रिज, मिक्सर, कपड़े धोने वाली मशीन, कंप्यूटर आदि बिजली से चलने वाली मोटर इन सब का एक मुख्य भाग है। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर ये मोटर काम कैसे करती है। लेकिन सबसे पहले हम मोटर का आसान सा मॉडल समझते हैं। बिजली से चलने वाली मोटर में एक सामान्य सा रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। हमने इसको ABCD के नाम से यहां दिखाया है। यह कॉइल इंसुलेटेड तांबे के तार से बनी है। अब हम इस कॉइल में चाल लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉइल एक हॉर्स शू चुंबक के पोल्स के बीच में रखी है। इसको इस तरह से रखा गया है कि AB और CD हाथ चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर हैं। कॉइल के दोनों छोर P और Q नाम के दो स्प्लिट रिंग के आधे भागों से जुड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए इनके अंदर के हिस्से इंसुलेटेड होते हैं और एक्सल से जुड़े हैं, और ये हाफ रिंग्स आराम से एक्सल के अगल बगल घूम सकती है और चाल पैदा कर सकती है। अब कॉइल में करंट कैसे संचालित होता है? आधी रिंग्स P और Q के बाहर के कंडक्टिंग किनारे X और Y से दिखाए गए दो स्थिर कंडक्टिंग ब्रशेस को छूते हैं और रिंग्स के अंदर इन ब्रशेस की मदद से करंट अंदर आता है। चलिए इन ब्रशेस को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहां इसका आकार दिखाया गया है। अब कॉइल में करंट का कितना बहाव है? कॉइल ABCD में करंट बैटरी की मदद से X ब्रश से होता हुआ पहुंचता है। यह मुख्यतः रेक्टेंगुलर कॉइल हॉर्स शू चुंबक के बीच में रखी है। इसके बाद यह कॉइल में लौट आता है और ब्रश Y से होता हुआ वापस बैटरी में चला जाता है। तो आपको एक मोटर के जरूरी भागों के बारे में पता चल गया है। एक स्प्लिट रिंग जिसके दो भाग हैं, दो कंडक्टिंग ब्रशेस जो बैटरी से जुड़े हैं। अगले पाठ में हम एक सामान्य बिजली वाली मोटर कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जान चुके हैं कि बिजली से चलने वाली मोटर कैसी होती है। ये एक रोटेटिंग उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा में बदलती है। इसका काम करने का सिद्धांत यह है कि जब एक ऐसा कंडक्टर जिससे करंट गुजर रहा हो उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वह एक यांत्रिक बल को महसूस करता है, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता करते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक मोटर का आसान सा मॉडल भी पता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD जो इंसुलेटेड तांबे के तार से बना है, कॉइल हॉर्स शू चुंबक के बीच में रखा है
यह इस तरह से रखा होगा कि ए बी सी डी हाथ चुंबकीय क्षेत्र से खड़ी दिशा में हों। साथ ही कॉइल के दोनों छोर स्प्लिट रिंग के पी और क्यू नाम के दोनों आधे भागों से जुड़े होंगे। इनके अंदरूनी भाग एक्सल से जुड़े हैं, इस तरह से कि दोनों आधे भाग एक्सल के इर्द गिर्द आराम से घूम सकें। अब करंट के बहाव को सुनिश्चित करना, पी और क्यू रिंग्स के बाहर के कंडक्टिंग भाग दो स्थिर कंडक्टिंग एक्स और वाई ब्रशेस से जुड़े होते हैं। करंट इन्हीं दो रिंग्स से होता हुआ गुजरता है। यहां ये ब्रशेस बैटरी से जुड़े होते हैं। अब कॉइल में करंट किस तरह से बह रहा है? करंट बैटरी और कंडक्टिंग ब्रश एक्स से होता हुआ कॉइल में जाएगा और बैटरी में वापस जाते समय कॉइल से होता हुआ ब्रश वाई की मदद से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यह मोटर कैसे काम करती है। अगर आप करंट के बहाव को गौर से देखें, हम देखते हैं कि ए बी में करंट ए से होते हुए बी में जाता है, वहीं सी डी में पहले सी फिर डी, मतलब ए बी में जा रहे करंट की दिशा से विपरीत दिशा में। अब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता करने की कोशिश करते हैं कि दोनों हाथों पर लग रहे बल की दिशा क्या है। अभी ए बी पर ध्यान दीजिए। देखिए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, एन से एस पोल। बीच की उंगली ए बी में जा रहे करंट के बारे में बताती है, तो अंगूठा कंडक्टर की दिशा में घूमेगा, उसको दिखाएगा, मतलब कि नीचे। तो हम यह पता लगाते हैं कि ए बी पर लग रहा बल उसे नीचे धकेलता है। अब आते हैं सी डी पर। देखिए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, एन से एस पोल। बीच की उंगली सी डी में जा रहे करंट की दिशा बताएगी, यानी अंगूठा बताएगा कंडक्टर के घूमने की दिशा जो है ऊपर। तो हमने देखा सी डी पर लग रहा बल उसको ऊपर धकेलता है। तो हमने देखा कि कॉइल और एक्सल एक धुरी के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। अब हम देखेंगे कि पूरा रोटेशन कैसे हो सकता है। आधे रोटेशन पर आधी रिंग क्यू ब्रश एक्स के साथ संपर्क बनाती है और आधी रिंग पी ब्रश वाई के साथ। तो हम यह समझें कि स्प्लिट रिंग्स पी और क्यू और ब्रशेस एक्स और वाई के बीच के संपर्क आपस में बदल जाते हैं। अगर आपको याद हो तो पहले रिंग पी ब्रश एक्स के साथ और रिंग क्यू ब्रश वाई के साथ संपर्क में थे। यह आधे रोटेशन के बाद बदल जाता है और इसका असर क्या पड़ता है? अब कॉइल में दौड़ रहा करंट विपरीत दिशा में जाने लगता है, यानी डीसी बी ए रास्ते से, मतलब कि बचे हुए रोटेशन में करंट सी डी से अंदर आएगा और सी डी में यह डी से होते हुए सी में जाएगा और फिर यह ए बी में बी से होते हुए ए में जाएगा। आप ये जानते हैं कि एक ऐसा उपकरण जो एक सर्किट की मदद से करंट की दिशा को बदल देता है, उसे कम्यूटेटर कहते हैं। तो अब आपने स्प्लिट रिंग का काम समझ लिया होगा। अब करंट की दिशा परिवर्तन का कॉइल ए बी सी डी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह असल में ए बी और सी डी पर लग रहे बल की दिशा को बदल देता है। मतलब कि जो हाथ ए बी पहले नीचे ढकेला जा रहा था वह अब ऊपर जा रहा है और सी डी जो पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है। इसलिए कॉइल और एक्सल आधा और मुड़ते हैं इसी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो हमने देखा कि स्प्लिट रिंग्स की मदद से करंट हर आधे रोटेशन के बाद पलट जाता है। इसकी वजह से कॉइल और एक्सल लगातार घूमते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर निरंतर होने वाली घूर्णन गति पैदा करता है। आज के लिए इतना ही, अलविदा। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 1831 में फैराडे ने दिखाया कि इसका उल्टा भी संभव है, यानी एक हिलते चुंबक से करंट उत्पन्न कर सकते हैं। उसी आविष्कार के आधार पर डायनेमो यानी बिजली से चलने वाला जनरेटर बनाया गया, जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। अब हम इसे बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। हम एक परिनालिका यानी सोलेनॉइड लेंगे और उसके दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। अच्छा, एक और बात, गैल्वेनोमीटर की मदद से हम करंट का होना पता करते हैं। हम एक प्रबल चुंबक की पट्टी लेंगे और उसे सोलेनॉइड के पास लेकर जाएंगे।
एन पोल कॉइल की ओर रहेगा। अब गैल्वेनोमीटर की सुई अपनी जगह से हट जाएगी। यह बताता है कि कॉइल में करंट जा रहा है। अगर हम चुंबक को स्थिर रख दें तो बिजली का बहाव बंद हो जाएगा। अगर हम चुंबक को कॉइल से दूर लेकर जाएंगे तब भी सुई अपनी जगह से हिल जाएगी, लेकिन इस बार इसकी दिशा उल्टी होगी। मतलब कि बिजली का प्रवाह तो हो रहा है पर दूसरी दिशा में। अब अगर हम चुंबक के एन पोल की बजाय एस पोल इस्तेमाल करें और उसे सोलेनॉइड के पास लेकर जाएं, तब हम देखेंगे कि करंट का बहाव पूरी तरह से विपरीत दिशा में हो गया है। इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में होते बदलाव से बिजली का निर्माण होता है और करंट की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। अब अगर आप कॉइल को हिलाएं और चुंबक को स्थिर रखें, तब भी चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में आता है, पर हर बिंदु पर ये चुंबकीय रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस बराबर नहीं होती। तो कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र में हिलने से भी बिजली का उत्पादन होता है। चुंबक को हिलाने से ज्यादा अच्छा विकल्प होता है कॉइल को हिलाना। इस तरह से पैदा होने वाली करंट यानी चुंबकीय क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण को प्रेरित प्रवाह यानी इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ऐसे करंट के पैदा होने की घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आशा है कि आप इसकी अहमियत समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसने ही हमें बिजली दी थी। यह इंड्यूस्ड करंट की मात्रा सबसे अधिक तब होती है जब कॉइल का हिलना चुंबकीय क्षेत्र से खड़ी दिशा में हो। इस स्थिति में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल इंड्यूस्ड करंट की दिशा पता करने के लिए कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये दाएं हाथ वाला नियम है, न कि बाएं हाथ वाला। हम दाएं हाथ के अंगूठे, बीच की उंगली और तर्जनी उंगली को इस प्रकार से बाहर निकालते हैं कि वे सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हों। अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और अंगूठा कंडक्टर के हिलने की दिशा के बारे में बताता है, तो आपकी बीच वाली उंगली इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताएगी। सारी उंगलियां वही एलिमेंट्स दर्शाती हैं जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में दर्शाती हैं। बस यहां पर करंट कारण होने की बजाय प्रभाव है। तो ध्यान रखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंडक्टर के भीतर बदल रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण करंट उत्पन्न होता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वह प्रक्रिया यानी प्रोसेस जिसमें किसी चालक यानी कंडक्टर में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले परिवर्तन यानी चेंज के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। जब कुंडली या चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है, तब उत्पन्न धारा का मान अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। इस दशा में हम धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यह सिद्धांत अधिक मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए घरों एवं उद्योगों में भी प्रयुक्त होता है। यह विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संभव हो पाता है। तो याद रखिए, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांतों पर कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र में किसी धात्विक कुंडली यानी कॉइल को घुमाने से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अतः विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए एक सामान्य विद्युत जनरेटर की कार्यविधि यानी वर्किंग देखते हैं, लेकिन उससे पहले विद्युत जनरेटर के एक सामान्य मॉडल को समझते हैं। विद्युत जनरेटर में एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर घूमने वाली कुंडली होती है, जिसे हमने यहां ABCD कुंडली द्वारा प्रदर्शित किया है। और ये कुंडली दो चुंबकों के ध्रुवों यानी पोल्स के बीच स्थित होती है। यहां भी कुंडली को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी परपेंडिकुलर हो। अब कुंडली ABCD
दो अलग अलग रिंग R1 और R2 से जोड़ दी जाती है। इन दोनों रिंग का आंतरिक भाग विद्युत रोधी यानी इंसुलेटेड होती है। ये दोनों रिंग अंदर से अक्षदंड एक्सल से जुड़ी होती है और इस प्रकार कुंडली में गति यानी मोशन उत्पन्न की जाती है। अब प्रेरक धारा यानी टू इंड्यूस करंट को उत्पन्न करने के लिए दोनों रिंग का संपर्क या कांटेक्ट दो ब्रुशों से कराया जाता है, जिन्हें हम यहां B1 और B2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। इन दोनों विद्युत वाही यानी कंडक्टिंग ब्रुशों B1 और B2 का संपर्क रिंग R1 और R2 से बनाए रखा जाता है। अब विद्युत धारा की उपस्थिति यानी प्रेजेंस को कैसे जाना जाए? दोनों ब्रुशों के बाहरी भागों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है ताकि बाहरी परिपथ यानी पाथ में धारा की उपस्थिति पता चल सके। दोहराएं, विद्युत जनरेटर के मुख्य अवयव क्या हैं? इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। यहां पर स्थायी चुंबक भी प्रयुक्त होते हैं। कुंडली को दो अलग अलग रिंग R1 और R2 से जोड़ा जाता है और ये दोनों रिंग एक अक्षदंड से जोड़ दी जाती है। साथ ही प्रेरक धारा उत्पन्न करने के लिए दोनों रिंग R1 और R2 को दो पृथक विद्युत वाही ब्रुशों B1 और B2 से जोड़ दिया जाता है। चूंकि अब हम विद्युत जनरेटर एवं उसके अवयवों के बारे में जान चुके हैं, अब इसकी कार्यविधि के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम जानते हैं विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांतों पर कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र में किसी धात्विक कुंडली यानी कॉइल को घुमाने से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अतः विद्युत जनरेटर में कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित हो जाती है। अब हम विद्युत जनरेटर के मुख्य अवयवों के बारे में भी जानते हैं। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। यहाँ पर स्थायी चुंबक भी प्रयुक्त होते हैं। कुंडली को दो अलग अलग रिंग R1 और R2 से जोड़ा जाता है और ये दोनों रिंग एक अक्षदंड से जोड़ दी जाती हैं। साथ ही प्रेरक धारा उत्पन्न करने के लिए दोनों रिंग R1 और R2 को दो पृथक विद्युत वाही ब्रुशों B1 और B2 से जोड़ दिया जाता है। दोनों रिंग से जुड़े हुए अक्षदंड को स्थायी चुंबकों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर एवं CD नीचे हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ कुंडली दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाई जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। भुजा AB के ऊपर जाने पर बल की दिशा ऊपर की ओर होगी, अतः अंगूठा भी ऊपर की ओर इंगित करेगा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाती है और मध्यमा यानी मिडिल उंगली प्रेरित धारा की दिशा A से B की ओर दिखाती है। भुजा CD के नीचे जाने पर बल की दिशा नीचे की ओर होगी, अतः अंगूठा भी नीचे की ओर इंगित करेगा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर दिखाती है और मध्यमा यानी मिडिल उंगली प्रेरित धारा की दिशा C से D की ओर दिखाती है। अतः कुंडली में धारा ABCD पथ में AB से CD दिशा में बहेगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि धारा कुंडली से ब्रश B2 द्वारा निर्गत यानी एग्जिट होती है, अतः बाहरी परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर बहती है। आधे चक्र यानी रोटेशन के बाद भुजा CD ऊपर की ओर जाने लगती है और AB नीचे की ओर, अतः बल की दिशा परिवर्तित हो जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। कैसे? कि हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा जान सकते हैं। भुजा AB में आधे चक्र यानी रोटेशन के बाद AB की दिशा नीचे होने पर बल की दिशा भी नीचे की ओर हो जाएगी और अंगूठा इस बार नीचे की ओर इंगित करेगा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाएगी
और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा बी से ए की ओर दिखाएगी। भुजा सी डी में भुजा सी डी के ऊपर जाने पर बल की दिशा भी ऊपर की ओर होगी और इसलिए अंगूठा ऊपर की ओर इंगित करेगा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर दिखाएगी और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा डी से सी की ओर दिखाएगी। कुंडली में धारा अब डी सी बी ए पथ में भुजा सी डी से ए बी भुजा की ओर बहेगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि धारा कुंडली से ब्रुश B1 द्वारा निर्गत होती है, अतः बाहरी परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर बहती है। अतः हर आधे चक्र के बाद भुजाओं में धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार धारा जो निश्चित अंतराल यानी इक्वल इंटरवल्स के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कहलाती है। अतः ये यंत्र एसी जनरेटर भी कहलाता है। अधिकांश ऊर्जा गृह पावर प्लांट एसी धारा ही उत्पन्न करते हैं। अब हम जानते हैं कि एसी जनरेटर कैसे कार्य करता है। वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है एवं प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत धारा निरंतर अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसा कि हमने देखा है, आधे चक्र के बाद जनरेटर की कुंडली की भुजाओं में धारा की दिशा बदल जाती है। तो दिष्ट धारा को कैसे ज्ञात किया जाए? डीसी का अर्थ दिष्ट धारा से होता है, जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। दिष्ट धारा उत्पन्न करने के लिए एक रिंग के आकार के कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। कम्यूटेटर वह यंत्र होता है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा को बदलने का कार्य करता है। वह विद्युत जनरेटर जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है डीसी जनरेटर कहलाता है। तो डीसी जनरेटर कार्य कैसे करता है? अब क्या आपको पिछले अध्याय में बताई गई विद्युत मोटर का क्रम याद है? इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD थी जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था। यहां कुंडली के दोनों छोरों को रिंग के दोनों भागों P व Q से जोड़ा गया था। रिंग के दोनों हिस्सों का आंतरिक भाग विद्युत रोधी होता है एवं अक्षदंड से जुदा होता है और रिंग का आधा भाग स्वतंत्र रूप से अक्षदंड के परितः घूम सकता है, जबकि रिंग के बाहरी विद्युतवाही भाग के छोर P एवं Q वैद्युतवाही ब्रुशों X व Y के संपर्क में होते हैं। इस प्रकार विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित करके उसको गतिमान किया जाता है। युक्ति से समझेंगे, लेकिन इस बार कुंडली को विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए घुमाएंगे। अतः डीसी जनरेटर के केस में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में दिष्ट धारा के रूप में बदलती है। अतः डीसी जनरेटर में एक वैद्युत रोधी तांबे के तार से बनी सामान्य आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य रखी जाती है। भुजाएं AB एवं CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती हैं। कुंडली के दोनों छोर रिंग के दोनों भागों P एवं Q से जुड़े होते हैं। ये दोनों वैद्युत रोधी भाग अक्षदंड से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि आधा रिंग अक्षदंड के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली को गतिमान घुमाने के लिए अक्षदंड को बाहर से यांत्रिक ऊर्जा द्वारा घुमाया जाता है। रिंग के दोनों भाग P एवं Q विद्युतवाही ब्रुशों X एवं Y के संपर्क में होते हैं। लेकिन इस युक्ति द्वारा हमें प्रत्यावर्ती धारा नहीं बल्कि दृष्ट धारा प्राप्त होती है, क्योंकि संपर्क में रहने वाला एक ब्रश चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करने वाली भुजा से एवं दूसरे ब्रश का संपर्क नीचे जाने वाली भुजा से होता है। एक ही दिशा में बहने वाली धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इस जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं। अगले अध्याय में हम डीसी जनरेटर की कार्यविधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वह विद्युत जनरेटर जो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी का अर्थ दिष्ट धारा से है जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। अब हम डीसी जनरेटर के मुख्य अवयवों यानी कंपोनेंट्स के बारे में भी जानते हैं। एक डीसी जनरेटर में एक तांबे
यानी कॉपर के तार से बनी विद्युत रोधी इंसुलेटेड आयताकार कुंडली यानी कॉइल ABCD होती है। यह कुंडली दो शक्तिशाली चुंबकों यानी मैग्नेट के ध्रुवों पोल्स के बीच रखी होती है और कुंडली की भुजाएं AB व CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती है। कुंडली के दोनों सिरे एक रिंग के दो भागों P एवं Q से जुड़े होते हैं। इन दोनों भागों का अंत भाग विद्युत रोधी होता है एवं एक अक्षदंड यानी एक्सल से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वह अक्षदंड के परितः यानी अराउंड स्वतंत्रता से घूम सके। अक्षदंड को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली भी घूम सके। रिंग के दोनों भागों P एवं Q के बाहरी वैद्युत वाही यानी कंडक्टिंग हिस्से का संपर्क दो वैद्युत चालक ब्रुशों से किया जाता है जिन्हें यहां हम X एवं Y से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए DC जनरेटर की कार्यविधि समझते हैं। माना एक चुंबकीय क्षेत्र में ABCD दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। जब कुंडली दक्षिणावर्त घूम रही हो तब भुजा AB पर फोकस करें। भुजा AB पर लगने वाला बल उसे ऊपर की ओर भेजता है। अतः धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। ऊपर की ओर इंगित यानी पॉइंटेड करता अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव N से दक्षिणी ध्रुव S की ओर एवं दूसरी उंगली भुजा AB में धारा की दिशा A से B की ओर दिखाती है। इसी प्रकार भुजा CD में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। चूंकि कुंडली दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए भुजा CD पर आरोपित बल उसे नीचे की ओर धकेलेगा। इस दशा में अंगूठा बल की दिशा नीचे की ओर, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और दूसरी उंगली भुजा CD में धारा की दिशा C से D की ओर दिखाती है। इस प्रकार प्रेरित यानी इंड्यूस्ड धारा कुंडली में ABCD पथ में प्रवाहित होती है। आधे चक्र के बाद भुजा AB नीचे एवं भुजा CD ऊपर जाते हैं और इस प्रकार बल की दिशा बदलने या विस्थापित होने के कारण प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन यहां कम्यूटेटर अर्थात रिंग धारा की दिशा को स्थिर रखता है। कैसे? आधा चक्र होने पर रिंग का भाग P ब्रश Y से एवं भाग Q ब्रश X से संपर्क बनाते हैं, अर्थात दोनों ही भाग ब्रुशों से अपना संपर्क बदल लेते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है? अब धारा मार्ग यानी पाथ ABCD में एक ही दिशा में बहेगी, क्योंकि X और Y में से कोई एक ब्रश हमेशा ऊपर की ओर जाने वाली भुजा से संपर्क बनाए रखता है, जबकि दूसरा ब्रश नीचे जाने वाली भुजा से संपर्क बनाए रखता है। इस प्रकार परिपथ में एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल धारा बहती है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।